प्राचीन भारतीय इतिहास के ऊपर हो रही इस चर्चा में आप सबों का स्वागत। आज मेरे साथ सोनिया शर्मा हैं जो कि प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति में मेरी सहायता कर रही हैं और आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है मौर्योत्तर काल की राजनीतिक अवस्था। इस चर्चा के पहले भाग में हम लोगों ने मौर्योत्तर काल के कालखंड को उसका जो एक क्रोनोलॉजिकल पर्टिनेंस है उसको समझने की कोशिश की। मौर्योत्तर काल का अभिप्राय मूलतः आप कह सकते हैं कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर तीसरी शताब्दी ईस्वी तक का है। तो ये 500 वर्ष का एक क्रोनोलॉजिकल कवरेज इस लेक्चर में आपको मिलेगा। जो यहाँ की राजनीति थी यानी कि मौर्य काल के पश्चात जो डायनेस्टिक हिस्ट्री आपको देखने को मिलता है उत्तर भारत में, उत्तर पश्चिमी भारत में, मध्य भारत में और दक्कन इलाके में, उड़ीसा इलाके में, उसकी चर्चा हम करेंगे। तो पहले भाग में चूंकि हम लोगों ने उत्तर भारत, उत्तर पश्चिमी भारत, पश्चिमी भारत और उड़ीसा की चर्चा हम लोग कर चुके हैं, तो इस भाग में लेक्चर के दूसरे भाग में हम मूलतः जो दक्कन एरिया है यानी कि विंध्य पर्वत श्रृंखला के दक्षिण का जो भारत है वहां किस प्रकार की राजनीतिक अवस्था थी उसकी चर्चा करेंगे। एक आप कह सकते हैं कि जैसे खेतीहर समाज पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में बसता गया और जैसे जैसे खेती मुख्य जरिया बना जीविकोपार्जन का, तो उत्तरी दक्कन का जो इलाका है वहां हमें इस समय पहली बार एक बड़े स्तर पर खेतीहर आप कह सकते हैं खेतीहर अर्थव्यवस्था पर आधारित जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके प्रमाण मिलते हैं। तो उत्तरी दक्कन इलाका जो है वहां हमें मौर्योत्तर काल में सातवाहन वंश के राजाओं का प्रमाण मिलना शुरू होता है, पहली शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर दूसरी शताब्दी ईस्वी तक। और सातवाहनों का जो प्रेजेंस है वो आपको मूलतः आज के महाराष्ट्र इलाके में और आप उसमें गुजरात के भी कुछ इलाकों को जोड़ सकते हैं और बाद में जाकर आंध्र प्रदेश का जो इलाका है संभवतः वहां भी सातवाहनों का प्रभाव हमें मौर्योत्तर काल में देखने को मिलता है। तो वैसे कौन से स्रोत हैं, वैसे कौन से अभिलेख हैं जहां से हमें यहां के प्रमाण मिलते हैं? तो सबसे पुराना अभिलेख जो है वो हमें नासिक से मिलता है सातवाहनों का, और इसे सातवाहन राजा कान्हा के द्वारा गुफा बनाने के संदर्भ में लिखा गया था। तो केव इंस्क्रिप्शन है और उस इंस्क्रिप्शन में वहां जो इंफॉर्मेशन उसमें है वहां सातवाहन वहां कान्ह राजा का सातवाहन वंश से जुड़ा होने का प्रमाण हमें मिलता है। अगर पौराणिक स्रोत देखें तो पौराणिक स्रोतों में आप देखेंगे कि वहां सातवाहनों को आंध्र के तौर पर भी वर्णित किया गया है और पुराणों में आंध्र के तौर पर वर्णित होने का मतलब है कि सातवाहन को लोग या सातवाहन वंश का एक दूसरा नाम पर्यायवाची संभवतः आंध्र भी रहा होगा, परंतु इतिहासकार इसे दो भागों में समझने की कोशिश करते हैं और उनका यह मानना है कि सातवाहन शासन काल के दूसरे हिस्से में यानी अंत के हिस्से में उनका प्रभाव आंध्र प्रदेश के इलाके पर भी देखा जा सकता है। तो ये है स्रोत जहां से हमें सातवाहनों का प्रमाण मिलता है। निश्चित रूप से इसके अलावा सातवाहन कॉइन्स भी हैं, सिक्के भी हैं, परंतु साहित्यिक स्रोतों में पुराणों के अलावा आंध्र का जो रेफरेंस है उसके अलावा बहुत ज्यादा हमें सातवाहनों के बारे में लिखा कुछ नहीं मिलता है। परंतु सातवाहन के जो सिक्के हैं
उस काल के सिक्के हैं और उसे सातवाहन राजा प्रयोग कर रहे थे अपनी सॉवरेन स्टेटस को दिखाने के लिए। इसका एक बड़ा सीधा प्रमाण हमें मिलता है। और कैसे जब दो डायनेस्टीज मिलिट्री फाइट में इंगेज्ड होती है और कैसे जब एक विजयी शासक विजित शासक के सिक्कों को उसके ऊपर जो अंकित है उसे मिटाकर कुछ नया लिखवाता है और उस पर अपने सिंबल्स अंकित करता है, उसका भी प्रमाण हमें सातवाहन के समय से मिलता है और उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। जो सातवाहन के सिक्के हैं, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें बहुमूल्य धातु के सिक्के काफी कम हैं। यानी अगर इसके पहले के कालखंड को देखें और जिसकी चर्चा हम लोग पहले भाग में कर चुके हैं, तो अगर उत्तर पश्चिमी भारत में इंडो ग्रीक कॉइन्स देखें या कुषाणों के समय का कॉइन्स देखें तो उसमें कई गोल्ड कॉइन्स भी थे और सोने के सिक्के हमें सातवाहन काल से नहीं मिलते हैं। तो सातवाहन काल के जो सिक्के हैं वो ज्यादातर वो कॉपर या प्रोटीन के बने हुए होते हैं और वो बहुत हाई वैल्यू कॉइन्स संभवतः नहीं रहे होंगे। और जो वैल्यू ट्रांजैक्शन होता है इकोनॉमी में वो भी संभवतः उसकी तरफ भी यह फैक्ट जो है वो अंकित कर रहा है। जो नाभिकीय इलाका है सातवाहनों का, यानी जो कोर एरिया है, वो पश्चिमी दक्कन है, यानी महाराष्ट्र का इलाका है। और पहली शताब्दी ईस्वी में शक क्षत्रप जो थे, शक क्षत्रप नाहपाण के अभिलेख हमें नासिक इलाके में मिले हैं, पर दूसरी शताब्दी ईस्वी के मध्य तक इस इलाके में पुनः सातवाहनों का शासन संभवतः काबिज हो चुका था। तो यहां आपको सीधा प्रमाण मिल रहा है कि कैसे वही क्षेत्र, वही महाराष्ट्र का क्षेत्र जहां पहले शक क्षत्रपों का शासन था, नाहपाण के अभिलेख हमें इसी कालखंड से मिलते हैं, परंतु दूसरी शताब्दी ईस्वी के मध्य तक इस इलाके में पुनः सातवाहनों का शासन काबिज हो चुका था। आपने सातवाहन राजाओं में गौतमी पुत्र सतकर्णी का नाम सुना होगा और गौतमी पुत्र सतकर्णी की मां, उन्होंने एक अभिलेख खुदवाया था नासिक में, जिसमें सतकर्णी का वर्णन शक शासन को खत्म करने वाले सातवाहनों के वैभव को पुनः स्थापित करने वाले के तौर पर किया गया है। यानी वैसा इलाका जो कि शाक ने सातवाहनों से ले लिया था, उस इलाके पर सातवाहनों का पुनः प्रभाव बढ़ पाया, बन पाया और सातवाहनों का वैभव उस इलाके में फैल पाया। इसका वर्णन हमें गौतमी पुत्र सतकर्णी के द्वारा खुदवाए नासिक अभिलेख से मिलता है, जो कि वो अपने बेटे के लिए संभवतः खुदवा रही हैं। और यहाँ कहना यह भी महत्वपूर्ण होगा कि एक राजा, सतकर्णी नाम का राजा, वो अपने आप को वो जो समाज में व्याप्त जो उसकी पहचान है वो उसकी मां से है, गौतमी पुत्र सतकर्णी। तो कई इतिहासकार सातवाहनों के संदर्भ में यह भी बताते हैं कि यहाँ मेट्रियार्कल एलिमेंट, यानी जो मातृसत्ता है, वो भी संभवतः मजबूत रही होगी, तभी एक राजा अपने पारंपरिक तरीके से, भारतीय पारंपरिक तरीके से अपने पिता के नाम से न जानकर अपनी माता के नाम से वो जाना जा रहा है और उसका जो रेफरेंस अपने नाम में ले रहा है। इसके अलावा जो एक ब्राह्मण या ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर जिसे कहा जाता है, उसको पुनः स्थापित करने का यहाँ रेफरेंस दिया गया है सातवाहनों के अभिलेख में और उस पर उन्हें काफी गर्व होता नजर आ रहा है। तो इस तरह की बातें, नई बातें हमें सातवाहन अभिलेखों से मिलती है। सतकर्णी के द्वारा, राजा सतकर्णी के द्वारा कई शक चांदी सिक्कों पर पुनः
सातवाहन मुहर लगाए जाने के प्रमाण मिलते हैं। यानी कि शाक राजाओं के द्वारा जो चांदी के सिक्के निर्गत किए गए थे इस इलाके में, अब सातकर्णी ने उन्हें हरा दिया है। शाक शासन खत्म हो चुका है। तो शाक शासन के समय जो प्रचलित चांदी के सिक्के थे उसके ऊपर पुनः सातवाहन मार्क लगाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ एक सातवाहन राजा के द्वारा जो शक राजा हैं रुद्रदमन, उनकी बेटी से विवाह का भी उल्लेख है। और जब प्राचीन परंपरा में दो राजाओं के बच्चों के बीच शादी हो रही है और जो राजा अपनी बेटी को शादी में दे रहा है, तो अक्सर हाँ एक मान्यता है, अगर पावर पॉलिटिक्स के तौर पर देखें तो ऐसा माना जाता है कि संभवतः रुद्रदमन उस संघर्ष में हार चुका था और इसलिए इस प्रकार का अरेंजमेंट किया गया। गौतमी पुत्र के पश्चात सातवाहनों के समय में हमें पुलमावी के समय का प्रमाण मिलता है और पुलवामी के समय में सातवाहनों का प्रभाव संभवतः आंध्र प्रदेश इलाके तक पहुंच चुका था। तो पश्चिमी दक्कन से आप कह सकते हैं पूर्वी दक्कन तक सातवाहनों का प्रभाव अब पुलमावी राजा के संदर्भ में देखा जा सकता है। तो कृष्णा नदी और अमरावती इलाके में से एक सातवाहन अभिलेख हमें मिलते हैं और कई सिक्के के भी प्रमाण हैं। यानी अब आंध्र प्रदेश इलाके में भी कई सातवाहन अभिलेख हैं और कई सातवाहन सिक्के हमें इस काल से मिलते हैं, जो कि इस बात की पुष्टि करता है कि अब आंध्र इलाकों में भी सातवाहनों का शासन है। और संभवतः यही रेफरेंस हमें कई पुराणों में देखने को मिलता है जहां सातवाहनों को आंध्र के नाम से भी बुलाया गया है। पुलमावी के चांदी के सिक्कों के ऊपर कई पोर्ट्रेट्स बने हुए हैं, यानी दे आर पोर्ट्रेट कॉइन्स। मनुष्य के पूरे हिस्से को उस पर दर्शाया गया है और यह परंपरा पुलमावी के चांदी सिक्कों से जो इस इलाके में शुरू होती नजर आ रही है, वह काफी कालांतर में वह कंटिन्यूड हुआ। यानी उसके बाद के राजा भी इसी प्रकार के सिक्के निर्गत कर रहे हैं जिसे पोर्ट्रेट कॉइन्स माना जाता है। आज भी अगर आप कई सिक्कों को देखें तो आपको कई महान हस्तियों के चेहरे उसमें नजर आएंगे या उनकी आकृति उस पर नजर आएगी। और इस परंपरा की शुरुआत हालांकि कुषाणों के समय में हो चुकी थी उत्तर भारत में, परंतु दक्षिण भारत में या दक्कन इलाके में सातवाहन के सिक्कों से शुरू होती नजर आती है। यज्ञ श्री सतकर्णी सातवाहन राजाओं में अंतिम महत्वपूर्ण राजा थे और इसके पश्चात तीसरी सदी ईस्वी तक उत्तरी दक्कन इलाके में वाकाटक और अन्य वंश के राजाओं का प्रभाव मिलना शुरू हो जाता है और बाद में जाकर हमें गुप्त वंश के आने के पश्चात यानी गुप्त काल के आने के पश्चात ये प्रभाव भी खत्म होता दिखता है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि वाकाटक और अन्य वंशों के आने के पहले तक इस इलाके में उत्तरी जो दक्कन इलाका है उसमें हमें सातवाहनों का राजनीतिक प्रभाव देखने को मिलता है। और इतिहास लेखन में यानी हिस्टोरियोग्राफी में कई इतिहासकार इस डायनेस्टी को सातवाहनों को फर्स्ट सेकेंडरी स्टेट की संज्ञा भी देते हैं। कई इतिहासकार इस नोमेनक्लेचर से खुश नहीं होते क्योंकि उन्हें लगता कि ये सेकेंडरी और प्राइमरी शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो यहाँ इस तरह का शब्द इसलिए प्रयोग हो रहा है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि सबसे पहले जो स्टेट फॉर्मेशन है वो नॉर्थ इंडियन पॉलिटीज में हो रहा है और उत्तरी दक्कन इलाके में जो मौर्योत्तर काल में ये प्रोसेस हो रहा है, इसलिए उसको इससे अलग दिखाने के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेट फॉर्मेशन की बात की जाती है।
तो उत्तर दक्कन की चर्चा करने के पश्चात अब अगर हम दक्षिण भारत की ओर नजर दौड़ाएं, यानी पेनिनसुलर इंडिया, जो बिल्कुल तटीय इलाके और जो सदर्न मोस्ट पोर्शन है भारत का, और उसमें दोनों कोस्ट इंक्लूडेड है, जो ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट। तो दक्षिण भारत में हमें इस समय जो जानकारी मिलती है, एक तो अशोक के अभिलेख में ही हमें जो दक्षिण भारत के राजाओं का उल्लेख मिलता है, जैसे चोल, चेर, पांड्या, सत्यपुत्र वगैरह एज नेबरिंग स्टेट्स। तो यह निश्चित है कि वो अशोक के राजवंश के अंतर्गत नहीं थे, बल्कि वो उसके नेबर्स थे। परंतु ये जो नाम है चोल, चेर, पांड्या, क्योंकि लगभग 1000 वर्ष के बाद, लगभग 800, 900, 1000 ईस्वी के आसपास हमें इसी इलाके से, दक्षिण भारत के इलाके से इंपीरियल चोल उभरते हुए नजर आते हैं, इंपीरियल पांड्य नजर आते हैं, इंपीरियल चेर रूलर नजर आते हैं। तो ये जो कॉन्टिन्यूटी है वो नोशनल है और ऐसा लगता है कि वो इंस्पिरेशनल है। तो ये कोई ऐसा आप नहीं कर सकते कि जो इंपीरियल छवि है चोलों की, उसे ही आप संगम चोल राजाओं के ऊपर थोप दें। तो संभवतः ऐसी स्थिति नहीं थी। संगम साहित्य में, जो कि 1000 ईसा पूर्व से लेकर 250 ईसा पूर्व तक की घटनाओं के बारे में हमें बताता है, हालांकि इसका संकलन बाद में किया गया था, 400 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व के आसपास किया गया होगा, परंतु जो इसका कंटेंट है, जो इसका विषय वस्तु है, वह 1000 ईसा पूर्व से लेकर 250 ईसा पूर्व तक की क्रियाकलापों का, घटनाओं का, उसकी व्यवस्था का है। तो संगम साहित्य में हमें यह समझना है कि ये कोई धार्मिक साहित्य नहीं, बल्कि कवियों और चारणों के द्वारा प्यार और वीरता के संदर्भ में जो लिखी गई रचनाएं थी, उसका संकलन है। यानी अगर आप किसी साहित्य के विद्यार्थी को संगम साहित्य के बारे में बताएं, तो उन्हें लगेगा कि ये तो भावनात्मक अभिव्यक्ति है और इसमें प्यार की बात की गई है, इसमें द्वेष की बात की गई है, इसमें तकरार की बात की गई है, इसमें स्नेह की बात की गई है। तो एक इमोशनल कंटेंट इसमें है। परंतु इसके साथ साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि जो मेटाफर्स यूज किए गए हैं संगम साहित्य में, और जो बैकड्रॉप यूज किया गया, पृष्ठभूमि, जिस पृष्ठभूमि में भावनाओं को अभिव्यक्त किया गया है, उसमें इकोलॉजी जिसे हम कहते हैं, वो काफी महत्वपूर्ण है। तो अभी भी अगर किसी फिल्म डायरेक्टर को कोई प्यार या रोमांटिक सीन अगर पिक्चराइज करना होगा, तो वो उसके बैकड्रॉप में, वो उसकी पृष्ठभूमि में हरे भरे पेड़ या फूल पत्ती दिखाता है। वहीं अगर आप देखें कि अगर तकरार की बात की जा रही हो, दूरी की बात की जा रही हो, या विरह की बात की जा रही हो, प्यार के संदर्भ में दर्द दिखाना हो, तड़प दिखाना हो, तो उसका जो इकोलॉजिकल पोर्ट्रेयल है वो मरुभूमि का होता है, वो बंजर भूमि का होता है। वो हरे भरे क्षेत्र उसमें नहीं दिखाए जाते हैं। तो ये जो तरीका है अभिव्यक्ति का, जहां ह्यूमन इमोशंस को इकोलॉजिकल कैटेगरीज के तौर पर दिखाया गया है, वो हमें संगम साहित्य में काफी बड़े तौर पर मिलता है। मूलतः 5 अलग अलग इकोलॉजिकल पैचेस की बात संगम साहित्य में की गई है, जैसे मरुतम, कुरंजर, पलाई वगैरह। तो जैसे मरुतम का मतलब होता है वैसा इलाका जहां हरे भरे खेत हैं, जहां उत्पादन हो रहा है, जहां खेती हो रही है, जहां पानी है। और वही कई जो समुद्री तटीय इलाके हैं, या कोई वुडलैंड है, या कोई रॉकी माउंटेनस एरिया है, तो उसके लिए अलग शब्द हैं। और उन्हीं शब्दों को उसका रेफरेंस देकर इमोशन को एक्सप्रेस किया गया है।
किनके द्वारा? चारणों के द्वारा। तो ये जो बार्डिक ट्रेडिशन था, यानी कि कई चारण थे जो कि घूम घूम कर वहां के राजाओं के बारे में, उनकी वीर गाथाओं के बारे में, और कभी कभी उनसे रुष्ट होकर उनके बारे में वो कुछ निगेटिव भी बोलते थे, उसका भी हमें उल्लेख संगम साहित्य में देखने को मिलता है। तो ऐसे जो राजा थे, अब जैसे 3 महत्वपूर्ण जो थे उन्हें कहते थे मूवेंदर यानी द बिग 3। और जैसे चेर जो राजा थे वो पेरियार घाटी के इर्द गिर्द अवस्थित थे। चोल राजा जो थे वो कावेरी घाटी के, कावेरी नदी जो घाटी है उसके इर्द गिर्द उनका राजनीतिक उनकी उपस्थिति थी। वैसे ही जो पांड्य राजा थे वो वैगई और ताम्रपर्णी घाटी के इर्द गिर्द बसे हुए थे। तो ये मसला है चोल, चेर और पांड्य राजाओं का। हालांकि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि संगम साहित्य के समय में, यानी मौर्योत्तर काल के समय में, यह मान लेना कि चोल, चेर और पांड्य राजा वो उतने ही इंपीरियल या मोनार्किकल किस्म के राजा थे जैसा कि हमें इंपीरियल चोल के समय में राजेंद्र चोल या राजराज चोल नजर आते हैं। तो वैसा संभवतः नहीं था। इस समय वो एक ट्राइबल स्टेट में, संभवतः एक ट्राइबल पॉलिटी के तौर पर इसे समझना बेहतर होगा, क्योंकि जो संगम साहित्य है उसमें राजा जब इस प्रकार के कवियों से खुश होकर उन्हें उपहार के तौर पर कुछ देता है तो जो मटेरियल आइटम्स दिए जा रहे हैं वो बहुत महंगे नहीं हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ऐसा लगता है कि राजा के पास अभी उतने भौतिक संसाधन नहीं उपलब्ध हैं, उनकी अपनी स्टैंडिंग आर्मी अभी नहीं है, उनकी अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव एपरेटस नहीं है, उनके अपने मंत्री नहीं हैं। तो एक जनजातीय व्यवस्था संभवतः बनी नजर आती है संगम साहित्य में। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि इन सभी पॉलिटीज में 2 राजधानियों का प्रावधान था। तो अक्सर अगर कोई चोल राजा है या चेर वंश का राजा है संगम साहित्य में, तो उनकी 2 राजधानियां होती थी, एक इनलैंड और एक कोस्टल एरिया पर। तो और यह परिपाटी जो है आप देखेंगे कि दक्षिण भारत में अभी तक व्याप्त है, और कई राज्य भी ऐसी कोशिश करते हैं कि 2 राजधानी उनकी हो। और यह अपने आप में जो उस समय एक स्ट्रांग जो इंडो रोमन ट्रेड चल रहा था, मैरीटाइम ट्रेड चल रहा था समुद्री मार्ग से, अरेबियन सी के माध्यम से, उससे जो इन्हें फायदा हो रहा था उसका भी परिचायक हो सकता है। तो इस प्रकार से यहां आप देखते हैं कि दक्षिण भारत में पॉलिटिकल डायनेस्टीज उभर कर आ रही हैं, उनकी अपनी इंडिविजुअलिटी बन रही है, और वो इकोनॉमिक लिवरेजिंग भी कर रहे हैं इंडो रोमन ट्रेड का। और संभवतः इसी से उत्प्रेरित होकर वो 2 राजधानी, इनवेरिएबली एक राजधानी उसमें से तटीय इलाके पर होती थी, यानी जो कोस्टल इलाका है उस पर होती थी। तो इन सभी तरीकों से मौर्योत्तर काल में हमें राजनीतिक इकाइयां देखने को मिलती हैं। उसकी वैरायटी हम लोगों ने डिस्कस की, उसकी जो 1-2 उत्कृष्टता है उसको हमने समझा, और एक ब्रॉड पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में पूरे उपमहाद्वीप में मौर्योत्तर काल में जो राजनीतिक स्थिति थी उसकी हम लोगों ने समीक्षा करने की कोशिश की इस बातचीत में। आप सबों का धन्यवाद।